सास सरला की तिजोरी से 2 हीरे जड़े सोने के कंगन चोरी हो गए थे। ये कंगन लाखों रुपए के थे और दिलचस्प बात ये थी कि सरला को जिस पर शक था वो घर का कोई बहुत खास था। यूं तो घर में पहले भी छोटी मोटी चोरी होती रहती थी। ये चोरी कौन करता था, सास सरला को इसका भी पता था, लेकिन जब भी बेटे से कहती तो बेटा मन का वहम कहकर बात टाल देता था। लेकिन इस बार सरला ने भी पक्का इंतजाम कर रखा था। सरला ने पहले तो अपनी विश्वास पात्र नौकरानी पूनम के साथ मिलकर पूरा घर छाना, लेकिन जब कहीं कंगन नहीं मिले तो उसने वो करने का मन बना लिया जो उसने पहले से ठान रखा था। अहम बात ये थी कि इस पूरी कवायद का इस बार उसने अपने बेटे से भी जिक्र नहीं किया। खामका टांग अड़ा था। सरला ने अपना फोन उठाया और सीधा पुलिस स्टेशन फोन मिला दिया। फोन पुलिस स्टेशन में नई आई इंस्पेक्टर सुश्री मधु दुबे ने उठाया। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी, इंस्पेक्टर मधु स्पीकिंग। मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर से कीमती कंगन की चोरी हो गई है, आप तुरंत यहाँ आ जाइए। जी, आपको किसी पर शक है? जी, शक भी है और सबूत भी, लेकिन ये सब आपके आने पर ही साफ हो पाएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कि जिस पर शक है सबूत भी उसी का है या नहीं। आप घर में मौजूद किसी भी व्यक्ति को हमारे आने तक बाहर मत जाने दीजिए, हम जल्द ही आते हैं। सरला को फोन रखते हुए थोड़ा इत्मीनान हुआ तो देखा सामने बेटा अमन भी ऑफिस से आ चुका था। क्या हुआ माँ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? और ये किससे बात कर रही थी फोन पर? बेटा, सब बर्बाद हो गया। मैंने तुझे पहले ही आगाह किया था। अगर तूने मेरी बात मानी होती तो इस चुट्टे परिवार से हम बच जाते। हुआ क्या है माँ? मेरी अलमारी से बेशकीमती हीरे जड़े हुए सोने के कंगन गायब हैं। ओह नो, किसने चुरा लिया होंगे? और कौन चोर होगा तेरी पत्नी के सिवा? वही तो है एक नंबर के चुट्टे खानदान से। माँ, मैंने कितनी बार आपको समझाया है, कंचन पर शक करना बंद कीजिए, वो आपकी बहू है। कह दे कि उसके बाप को पुलिस अपनी कंपनी में फ्रॉड के लिए गिरफ्तार करके नहीं ले गई थी। ले गई थी माँ, लेकिन आपको ये भी तो पता है कि पापा को पुलिस ने अपनी जांच में निर्दोष पाया था और असली हेराफेरी उस कंपनी के सीए ने की थी और बड़ी ही चालाकी से पापा को फंसा दिया था। सीए को जेल हुई थी और पापा बाइज्जत बरी हो गए थे। कर ली होगी कोई सेटिंग, हम तो नहीं गए कभी जेल। इतने में कंचन मंदिर से आ गई। माँ जी, ये लीजिए मंदिर का प्रसाद। बस कर ढोंगी, तेरा ये प्रसाद हमें नहीं चाहिए। तेरे इस स्वांग की लीला भी थोड़ी देर में खत्म ही होने वाली है। बता कहाँ छुपाए हैं कंगन, या दे आई मायके में उस चुट्टे बाप को। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? कौन से कंगन? मैंने तो कोई कंगन नहीं लिए। हा 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 हा, देखो तो जरा महारानी को कैसे सती सावित्री बन रही है। लेकिन अब ये ढोंग ज्यादा देर नहीं टिकेगा। पुलिस आ रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस का नाम सुनते ही कंचन कांपने लगी। माँ जी, पुलिस को मत बुलाइए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। देख ले अमन, तेरी सत्यवादी हरिश्चंद्र पत्नी को कैसे पुलिस का नाम सुनते ही सच उगल दिया। अभी तो पुलिस आई नहीं है तब ये हाल है, पुलिस आ जाएगी तब तो देखना कैसे तोते की तरह बोलेगी। पुलिस का नाम सुनते ही कंचन जिस तरह से डरी थी उससे अमन को भी अचंभा हुआ था। अमन को लगा कि कंचन को इस तरह से पुलिस से नहीं डरना चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो क्या पुलिस और क्या कोई अदालत। इतने में पुलिस के सायरन की आवाज आई और कंचन बुरी तरह रोने लगी। माँ जी, हम आपके पैर पकड़ते हैं, पुलिस को मत बुलाइए, आप जो कहेंगे हम करेंगे। बुलाइए क्या, अब तो आ गई पुलिस। मेरे बेटे पर ही तो तूने जादू टोना किया है, पुलिस तो सब दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। इंस्पेक्टर मधु अंदर आती है। सरला जी आप हैं? आपने ही फोन किया था? जी हाँ। आप इंस्पेक्टर मधु? जी बताइए सिलसिलेवार तरीके से कि क्या हुआ था। इंस्पेक्टर साहब, ये है मेरी अलमारी। रोज शाम को मैं अलमारी चेक करती हूँ। कल जब मैंने अलमारी चेक की थी तो हीरे जड़े सोने के कंगन इसी में थे, लेकिन जब आज शाम मैंने अलमारी देखी तो कंगन गायब है। मैंने तुरंत आपको फोन किया। आपको किसी पर शक? शक क्या, मुझे तो यकीन है मेरी बहू कंचन ने ही कंगन चुराए हैं। आप ये दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? इंस्पेक्टर साहब, इसका पूरा खानदान ही चोर है। बाप को तो चोरी के आरोप में पुलिस भी पकड़ चुकी है। इनके पिता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो बाद में बेगुनाह साबित हुए और बरी हो गए। मिसेस सरला, किसी को पुलिस पकड़ ले इसका मतलब ये नहीं कि वो अपराधी है। आपके पास इस शक की कोई ठोस वजह है ना? मेरी नौकरानी गुल्लो। गुल्लो बता इनको। जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने कई बार बहुरानी को माँ जी के कमरे से चीजें चुराते अपनी आंखों से देखा है। ये क्या कह रही है गुल्लो? तू झूठ क्यों बोल रही है?
मैंने तेरी इतनी मदद की और तूने ये सिला दिया। कंचन जी, फिलहाल प्राइम सस्पेक्ट आप हैं। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? ये क्या कहेगी, जरा पूछो इससे कि पुलिस का नाम सुनते ही थर थर क्यों कांप रही थी। कंचन जी, जब आप बेगुनाह हैं तो पुलिस के नाम से इतना डर क्यों रही थी? वो बात यह है इंस्पेक्टर साहब, जब पुलिस झूठे केस में मेरे पापा को पकड़ने आई थी तो मैं वहीं थी। पुलिस ने पापा के साथ जैसी बदसलूकी की, बाद में पड़ोसियों ने जो ताने दिए, और मेरे पिता निर्दोष होते हुए भी जब जेल में रहे तो मैं सदमे में आ गई और मुझे पैनिक अटैक आने लगे। तब से मेरे मन में पुलिस को लेकर एक अनजाना भय है। घबराइए मत कंचन जी, अगर आप निर्दोष हुई तो ये भय निकल जाएगा, लेकिन भगवान न करे अगर आप दोषी हुई तो ये भय कई गुना बढ़ जाएगा। ये वादा है आपसे। सरला जी, एक बात बताइए। जी, इस बीच कौन कौन घर पर आए हैं? आए तो कई सारे लोग हैं, लेकिन किसी को भी मेरी तिजोरी का पिन नहीं मालूम। गुल्लो ने जैसे ही बताया कि उसने बहू को चोरी करते देखा है, मैंने तुरंत पिन कोड वाली ये अलमारी मंगाकर सारे गहने इसमें रखने शुरू कर दिए थे। इसका मतलब आपकी बहू को भी इस अलमारी का पिन नहीं पता? जी नहीं, इस अलमारी का पिन मेरे अलावा किसी को नहीं पता, लेकिन एक राज है जो खुल जाए तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वो भी बहुत आसानी से। क्या राज? बहू की चोरी पकड़ने के लिए मैंने अलमारी के ऊपर छत पर ये सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था चुपके से। इस कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर आप आसानी से चोर का पता लगा सकते हैं। मुझे तो यकीन है ये बहू ही होगी, आप सबकी तसल्ली हो जाएगी। सिपाही, इसकी फुटेज लेकर तुरंत प्ले करो। सिपाही प्ले करता है। टीवी पर फुटेज चलने लगती है। सुबह 8 बजे के करीब तिजोरी के पास कोई आता है। ये क्या? तिजोरी के पास आने वाला इंसान कोई और नहीं, सरला की बहू कंचन ही थी। कंचन ने सीसीटीवी में भी वही साड़ी पहन रखी थी जो वो अभी पहनकर खड़ी थी। वो आती है, बड़े आराम से अलमारी खोलती है और उसमें से कंगन चुराती है और चली जाती है। लीजिए, अब हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। मैं नहीं कहती थी यही चोर है, देख लिया तूने भी अपनी आंखों से अमन। हे भगवान, मेरी फूटी किस्मत। अरे अब तो बता दे, कहाँ है मेरे बेशकीमती कंगन? चोरों के खानदान की चोर लड़की। माँ जी, मेरा यकीन करिए, मैंने चोरी नहीं की। एक मिनट, सीसीटीवी देखकर भी आप ये कह रही हैं कि आपने चोरी नहीं की? इंस्पेक्टर साहब, कोई ऐसा चोर देखा है जो ये कहता है कि उसने चोरी की है? मेरा यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूँ। एक मिनट, हमें अपने तरीके से जांच करने दीजिए। सीसीटीवी में चोरी का टाइम सुबह के 8 बजे आ रहा है। अगर हम मान भी लें कि इसमें आप नहीं हैं, तो आप हमें बता सकती हैं आप कहाँ थी? जी, मैं सुबह के 8 बजे बगल वाले मंदिर गई थी। सिपाही, मंदिर के पुजारी से तफ्तीश करो, जाओ। थोड़ी देर बाद सिपाही फुटेज लगाता है। सुबह 7 बजे उसी साड़ी में कंचन मंदिर में आती हुई दिखती है और जल चढ़ा रही है। इंस्पेक्टर दोनों फुटेज को मिलाती है। एक ही वक्त पर एक ही औरत एक जैसी साड़ी में दोनों जगह थी। एक ही औरत दो जगह? ये चमत्कार कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, जरा जूम करो। एक मिनट, मंदिर वाली फुटेज में कंचन का चेहरा साफ नजर आ रहा है, लेकिन तिजोरी वाली फुटेज में कंचन ने घूंघट किया हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। इंस्पेक्टर छत की तरफ देखती है और उसे कुछ दिखाई देता है। एक मिनट, यहाँ एक नहीं 2 कैमरा है। सरला जी, एक तो आपने लगवाया, ये दूसरा किसने लगवाया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सर्वेंट रूम जहाँ गुल्लो रहती है, हमें वहाँ की तलाशी लेनी होगी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जब एक सास अपनी बहू पर शक कर सकती है तो पुलिस घर की नौकरानी पर शक नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब, गुल्लो पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन है, ये ऐसा नहीं कर सकती। हमारे शक की वजह है सरला जी, ये देखिए तिजोरी वाली सीसीटीवी, इसमें कंगन चुराने वाली औरत ने अपने हाथ पर काला धागा बांधा है। हाँ, लेकिन गुल्लो के हाथ में तो काला धागा नहीं है। धागा नहीं है, लेकिन ये देखिए धागा हटाने का निशान है। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी धागा जब हम बहुत दिनों तक बांधे रहते हैं तो उतारने पर वहाँ निशान बन जाता है। और ये देखिए रसोई के डस्टबिन से मिला ये धागा। कहाँ है गुल्लो का रूम? गुल्लो के रूम में जाकर जब छानबीन होती है तो बिल्कुल कंचन की साड़ी जैसी एक साड़ी मिलती है। यही नहीं, सोने के कंगन भी एक कपड़े में लिपटे हुए मिल जाते हैं। गुल्लो, अब तुम अपना मुंह खोलोगी या हम खुलवाएं? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गई थी। सारी कहानी शुरू से शुरू करो। चलो चलो। जब मैं इस घर में आई तो मैंने देखा माँ जी बहू रानी पर बहुत शक करती है, जबकि बहू रानी बहुत ईमानदार थी। यही नहीं, एक दिन माँ जी ने बहू रानी के पिता वाली भी बात बताई मुझे, तो मैंने सोचा मौका अच्छा है। तब से मैं खुद छोटी मोटी चोरियां करने लगी और माँ जी को ये यकीन दिलाती रही कि बहू रानी ये चोरी कर रही है। मेरे पति जो चोरी करके जेल आते जाते रहते हैं, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए बड़ा हाथ मारने की सलाह दी। जब बहू रानी ने ऑनलाइन साड़ी मंगाई तो मैंने भी उसी साइट से एक साड़ी ऑर्डर कर दी, बिल्कुल वैसी ही। पिन कैसे पता चला?
पति ने मुझे कैमरा लाकर दिया जो उनके फोन से जुड़ा है। मैंने ये कैमरा ठीक तिजोरी के ऊपर लगा दिया। जब माँ जी ने तिजोरी खोली तो उस कैमरे से पति ने पिन देखकर मुझे बता दिया। मैंने सुबह बहू रानी को कहा कि आप आज वही साड़ी पहनिए, आप पर अच्छी लगती है। उन्होंने मेरी बात मान ली। जैसे ही वो मंदिर गई, मैंने वैसी साड़ी पहनकर अपना मुंह छुपाकर हाथ साफ कर लिया। अब चलो, तुम और तुम्हारे पति दोनों जेल की हवा खाएंगे। कंचन जी, जैसे हर इंसान एक जैसा नहीं होता, वैसे ही हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। बेशक आपके पिता के साथ बुरा हुआ, लेकिन पुलिस से डरिएगा नहीं, उस पर भरोसा कीजिए। और सरला जी, आप अपनी बहू पर, आपने मेरी आंखें खोल दी। सच में अपने तो अपने होते हैं। बहू नहीं दे पाई सास को 5 चीजें। जानिए फिर क्या हुआ। अनीता की सास आज बहुत खुश नजर आ रही थी। आमतौर पर वो अपनी बहू अनीता के आगे चिड़चिड़ाई ही रहती थी। जब देखो झल्लाकर अनीता की हर काम में कमी निकालती रहती थी। अनीता मन से दुखी तो थी ही, लेकिन फिर भी खुद को समझा लेती थी कि कोई बात नहीं, माँ जी हैं, बड़ी हैं। लेकिन आज अनीता को भी आश्चर्य हो रहा था कि उसकी सास नंदा इतनी खुश कैसे है। और तो और नंदा ने बाहर मोहल्ले से आते ही अनीता के सिरदर्द के बारे में भी पूछा और ये भी कहा, सर दर्द ज्यादा हो रहा हो तो मैं बाम लगा दूं। अनीता के लिए ये बात किसी 7वें आश्चर्य से कम नहीं थी। अनीता तो ये भूल ही गई थी कि उसके सर में दर्द भी हो रहा है। शादी के 3 साल बाद अब उसे सिर दर्द, पैर दर्द जैसे दर्दों को झेलने की आदत हो गई थी। जो कड़वी बातें माँ जी उसे कह देती थी, अनीता को उन बातों के दर्द के आगे बाकी सारे दर्द फीके लगते थे। माँ जी पास बैठकर अब शाम की सब्जी के लिए लौकी छीलने लगी थी। इतने सालों में अनीता को एक बात का एहसास हो गया था कि जब भी माँ जी को अनीता से कोई काम निकलवाना होता था या फिर कोई बात मनवानी होती थी, तो वो हंसते मुस्कुराते हुए लौकी छिलने बैठ जाती थी और बातों बातों में मुद्दे की बात सरका देती थी। अनीता समझ चुकी थी कि माँ जी अब मुद्दे की बात करने जा रही हैं। सच तो ये है कि अनीता भी वो बात जानना चाहती थी जिससे मजबूर होकर माँ जी अनीता के सर दर्द में बाम लगाने को भी मजबूर हो गई। लौकी छिलते छिलते माँ जी ने बोलना शुरू किया। सब्जी खरीदने जा रही थी तो सक्सेना की पत्नी ने बुला लिया। अच्छा, क्या कह रही थी? पूछो मत भैया, क्या ठाट बाट है। बहू क्या आई, उसका तो भाग्य ही पलट गया। महारानी हो गई है, महारानी। माँ जी अक्सर सक्सेना की बीवी की बात करके अनीता को ताना मारती थी। कहने को वो सक्सेना की बात कर रही होती थी, लेकिन निशाना अनीता पर ही रहता था। खुद पसंद करके लाई थी भैया, बने भी क्यों ना महारानी। अरे ये महारानी तो क्या है, जो हम महारानी विक्टोरिया होते। पंकज का रिश्ता आया था, कानपुर वाला। गहनों से लादने को कह रहे थे। सारा सामान, बड़ी गाड़ी, गहने, झुमके सब। और लड़की भी गोरी थी, एकदम सफेद भक। हमने तो हाँ भी कर दी थी, पर हाय री किस्मत, हमें क्या पता था कि पंकज यहाँ किसी गैर बिरादरी की लड़की से नैन मटक्का कर रहा है। अब लड़के तो होते ही ऐसे मिजाज के हैं, लड़कियों को देखो हाथ से निकली जा रही हैं। ये सब तीखी बातें अनीता के दिल पर फिर से वार कर गई। उसकी आंखों से आंसू टपक आया। माँ जी देख न ले इसलिए उसने चुपके से साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ लिया। माँ जी ने अपनी बात जारी रखी। सक्सेना की पत्नी को उसकी बहू ने सोने की 5 चीजें दी हैं। अच्छा, कोई रस्म थी क्या? ले, तुझे पता ही नहीं। हाय रे मेरा भाग्य। अनीता कुछ समझ नहीं पाई। माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। 5 चीजों के बारे में मुझे सच में कुछ पता नहीं। सक्सेना जी की बहू मुझसे कम ही बात करती है और आंटी जी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अरे आंटी ने नहीं बताया तो ये मुआ फोन तो है तेरे पास, इससे सब पता कर लेती कि आज बारिश होगी, कल ओले पड़ेंगे, अमेरिका में ये हो गया, इंग्लैंड में वो हो गया, कल ग्रहण लगेगा। दुनिया भर का पता है तुझे, अपनी सास की मतलब की चीज नहीं पता। दाई से पेट छुपा रही है। सास के मतलब की चीज? माँ जी, मुझे सच में नहीं पता आप किस चीज की बात कर रही हैं। नहीं पता तो मैं बताए देती हूँ। नई रीत चली है एक, सब बहुएं अपनी सास को 5 जोड़ी सोने की चीज दे रही हैं। सोमवार के दिन पूजा करके 5 जोड़ी सोने की चीज सास के पैर छूकर देनी है। घर लक्ष्मी के आशीर्वाद से भर जाएगा। 5 चीज? कैसी 5 चीज? कलम ले ले, लिख।
अनीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर माँ जी के कहने पर वो 5 चीजें पेन लेकर डायरी में लिखने लगी। लिख, नंबर 1 सोने के 2 कड़े, नंबर 2 सोने की चेन, नंबर 3 सोने की अंगूठी, नंबर 4 सोने के कुंडल, नंबर 5 सोने का टीका। लिख लिया माँ जी? ये सब दिया है सक्सेना की पत्नी को उसकी बहू ने। और 1 हफ्ते बाद क्या हुआ पता है? क्या हुआ माँ जी? उसके पोते का एडमिशन नंबर 1 स्कूल में हो गया, वरना तो बेटे ने सारी सिफारिशें लगा ली थी और बेटे का प्रमोशन हो गया सो अलग। अच्छा, ये तो खुशी की बात है। अब किस किस की खुशी की बात सुनाऊं तुझे। चंदा की बहू ने 5 चीज दी, 3 दिन के अंदर प्लॉट निकल गया। गली नंबर 3 वाली की बहू ने 5 चीज दी, उसकी गांव की जमीन हवाई अड्डे में आ गई, करोड़ों मिलेंगे। अनीता अब भी समझ नहीं पा रही थी कि माँ ये सब उसे क्यों बता रही हैं। चलो ये तो अच्छी बात है माँ जी, अब मैं दाल बना लेती हूँ। ये कहते हुए अनीता ने डायरी एक तरफ रखते हुए उठना चाहा। माँ जी ये देखकर आग बबूला होने लगी। हाय रे मेरी किस्मत और फूटी हुई तेरी किस्मत। दुनिया की बहू सास को 5 चीज देकर अपना भी भाग्य खोल रही है और अपनी सास का भी। राम राम राम, पर मेरी बहू ऐसी कि अपनी सास का भी खून चलाएगी और अपने भाग्य को तो खुद ही ताला मार कर बैठेगी। अनीता हड़बड़ा गई। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि माँ जी क्या बात कर रही हैं। अब क्या बात कर रही हैं माँ जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कह ये रही हूँ कि अपनी सास को तू भी 5 चीजें दे दे और अपने दिन कुछ ठीक कर ले। 5 सोने की चीज माँ जी, ये तो लाखों रुपए की आएंगी। खरीदना तो दूर, मैं तो इनके बारे में सोच भी नहीं सकती। सोच नहीं सकती? अभी 1 हफ्ते पहले ही तो तेरी नौकरी का फंड आया है 10 लाख रुपए का। कुछ हल्का बनवा दे, जरूरी थोड़ी है 10-10 तोले की बनवा। मेरा क्या है, मैं तो तेरे भले को कह रही हूँ, वरना मैं तो एक साड़ी में दिन काटने वाली, मुझे क्या पड़ी है। अनीता ये सुनकर अवाक रह गई। ये वही माँ जी है जिन्होंने अनीता की नौकरी छुड़वाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, और जब कोई बहाना न चला तो ऐलान कर दिया था कि जब तक अनीता नौकरी नहीं छोड़ देगी वो तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। हार थक कर अनीता को नौकरी छोड़नी पड़ गई थी। अनीता और पंकज एक साथ ही नौकरी करते थे। अपनी नौकरी के दौरान ही अनीता की पंकज से मुलाकात हुई थी। दोनों प्रोजेक्ट पर साथ साथ एक ही टीम में थे। पहले दोनों की दोस्ती हुई, फिर ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने बाद में शादी का निर्णय लिया। इस शादी का पंकज की मां ने पुरजोर विरोध किया था, लेकिन पंकज की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा था। लेकिन मां अनीता को अभी भी अपना नहीं पाई थी और उसे दिमागी रूप से परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। अनीता भी अभागी थी। बचपन में हिमाचल बसी और बड़ी हुई तो पिताजी। अच्छी बात ये रही कि पिताजी ने उसे अच्छी तरह पढ़ा लिखा दिया था, जिससे उसकी अच्छी नौकरी लग गई थी। अनीता भी पढ़ने में बहुत होशियार थी। अनीता से छोटी उसकी 2 बहनें भी थीं जो अब कॉलेज में पढ़ रही थी। पैसों की तंगी की वजह से दोनों बहनें एक अकाउंटेंट फर्म में पार्ट टाइम नौकरी करती थी। शादी के बाद जब अनीता को नौकरी छोड़नी पड़ी तो उसका फंड कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए मिला था। उसने अपनी दोनों बहनों की शादी के लिए इसको बैंक में जमा करा के रख लिया था। लेकिन अनीता को बड़ी हैरत हुई कि माँ जी की नजर उस फंड पर है। अनीता क्या कहती, उसने बस इतना ही कहा, मैं देखती हूँ माँ जी। इतने में उसकी ननद रेणु का फोन सास के फोन पर आया। सास फोन पर भी अनीता को सुनाते हुए ताने देने लगी। अनीता ने बाद में बहुत सोचा और सोच विचार कर एक बात उसके दिमाग में आई कि अपने फंड के पैसे से वो माँ जी को 5 सोने की चीजें बनवा देगी। भगवान बहनों की शादी के लिए आगे कोई और रास्ता सुझाएगा, लेकिन माँ जी को पैसा होते हुए नाराज करे ये अनीता से नहीं होगा। अगले दिन सुबह सुबह अनीता ने माँ जी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और बोली, माँ जी आप हरिद्वार तीर्थ यात्रा पर कब जा रही हो? परसों, 1 हफ्ते के लिए। क्यों पूछ रही है? माँ जी जब आप तीर्थ यात्रा से आएंगी तो मैं भी पूरे रीति रिवाज के साथ आपका स्वागत करूंगी और आपको सोने की 5 चीजें चढ़ाऊंगी। ये सुनते ही माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनकी रूखी आवाज एकदम शहद की माफिक हो गई। मेरी बच्ची, मुझे पता है तू अपनी माँ को सोने की 5 चीजें जरूर चढ़ाएगी। मैं जानती थी एक दिन तुझे अपनी गलतियों का एहसास जरूर होगा और तू अपने पापों का प्रायश्चित जरूर करेगी। मेरी बच्ची। माँ जी तीर्थ यात्रा पर चली गई। हरिद्वार में डुबकी लगाते हुए भी माँ जी के दिमाग में सोने की 5 चीज चल रही थी।
वो उन 5 चीजों के बारे में सोच रही थी जो उन्हें घर जाते ही अपनी बहू से मिलने वाली थी। तीर्थ यात्रा की बस में भी जब सब सोने की 5 चीजों का जिक्र कर रहे थे तो माँ जी ने भी डंके की चोट पर कह दिया कि उनकी बहू घर जाते ही उन्हें सोने की 5 चीजें देगी। जैसे तैसे 1 हफ्ता काटकर जब माँ जी घर पहुंची तो बहू ने पैर छूकर माँ जी का स्वागत किया। माँ जी की सोने की 5 चीजें देखने के लिए सक्सेना की पत्नी, गली नंबर 5 वाली मेहता, अग्रवाल और भी 5-6 औरतों की टोली माँ जी के साथ ही आ गई। माँ जी और पूरी टोली बस इस इंतजार में थी कि बहू अब सोने की 5 चीज देगी तब देगी, लेकिन 1 घंटा होने को आया, बहू ने सोने की 5 चीज नहीं निकाली। सक्सेना की पत्नी से अब रहा नहीं गया। अरे कहाँ है बहू सोने की 5 चीज? तेरी माँ तो गाजे बाजे के साथ हमें लेकर आ गई, यहाँ 5 तो छोड़ो, अभी तक एक भी चीज का दर्शन नहीं हुआ। बहू थोड़ी सकुचाती हुई बोली, अब माँ जी मैं आपसे कुछ अलग में कहना चाहती हूँ। ये सुनते ही माँ जी को गुस्सा आने लगा। ये सब तुझसे ज्यादा सगी है मेरी, यहीं बोल, क्या बोलना है, कहाँ है 5 चीज? माँ जी बात यह है कि फंड का पैसा मैंने दोनों बहनों की आगे की फीस पर खर्च कर दिया, मेरे पास 5 चीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अब ये सुनते ही माँ जी की सारी टोली हंसने लगी और माँ जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ले लो भैया, पूरा मजमा लगा दिया और खोदा पहाड़ निकली चूहिया, हमारा वक्त और बर्बाद किया, चलो चलो सब घर चलो। माँ जी तो गुस्से से तमतमा गई। रुको तुम सब, अब इस घर से ये जाएगी, चल निकल इस घर से, उन्हीं बहनों के पास रह जिनका तू खर्चा उठा रही है। इतना कहकर माँ जी ने अनीता का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर की तरफ धक्का देने लगी। सारी टोली आपस में फुसफुसाने लगी। सही कह रही है नंदा, बहू ने सबके सामने नाक कटवा दी और एक सोने की चीज बनवा दी थी, कम से कम कहकर भी 5 चीज नहीं दी, ऐसी बहू से तो बेटा कुंवारा रह जाए। माँ जी अनीता को बाहर धक्का दे रही थी और अनीता लगातार माफी मांग रही थी। तभी सामने से अनीता की ननद रेणु आती दिखी। रेणु ने जब देखा कि माँ जी अनीता का हाथ पकड़कर बाहर धक्का दे रही है तो रेणु लगभग भागती हुई वहां पहुंची और जाकर अनीता का हाथ थाम लिया। माँ जी ये क्या कर रही हो, ये पाप ना करो माँ जी। रेणु तू यहाँ कैसे? अरे तू नहीं जानती इस कुलच्छनी ने क्या किया है, मेरा मजाक उड़ाया है सबके सामने, मुझे नीचा दिखाया है, तुझे नहीं पता? पता तो आपको कुछ नहीं माँ जी। ये सुनते ही माँ जी की सहेलियों की टोली रेणु को देखने लगी। माँ जी भी ठिठक गई। आप लोगों को कुछ नहीं पता और आप सब अनजाने में एक देवी के साथ गलत करके पाप के भागी बन रहे हैं। देवी? हाँ देवी, देवी ही तो है मेरी भाभी, जो इतने सालों से हमारा जहर पी रही है, सब सह रही है एकदम खामोश, बिना किसी से कुछ कहे। रेणु तुझे नहीं पता इसने सोने की 5 चीज? मुझे सब पता है माँ जी, और ये भी कि आजकल सोने की 5 चीज बहू अपनी सास को देने का रिवाज चला रही है। इसी रिवाज का पता जब मेरी सास को चला तो उन्होंने भी मुझे सोने की 5 चीजें देने को कहा। मैंने कहा मुझ पर तो पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा अपनी माँ और भाई से लेकर आ, और मुझे घर से निकाल दिया। रोती बिलखती जब यहाँ पहुंची तो पता चला आप तीर्थ पर गई हुई हैं। भाभी ने आपसे और भैया से कुछ भी बताने से मना किया कि आप लोग परेशान हो जाएंगे, और ना जाने कहां से लाकर सोने की 5 चीज मेरे हाथ पर थमा दी। मैंने पूछा आपके पास ये कैसे आई, तो हंसकर कह दिया शायद तुम्हारे लिए ईश्वर ने मुझे दी है। ये सब सुनकर सब लोग अवाक रह गए और माँ जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे पति को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपनी माँ पर बहुत गुस्सा किया और देवी जैसी भाभी के लिए ये सोने के 5 जेवर वापस कर दिए और कहा उस देवी के मेरी तरफ से पांव पकड़ लेना, जाओ जाकर ये लौटाओ। इतना कहकर रेणु अनीता के पांव में पड़ गई। अनीता ने झट से उसे उठाकर गले लगा लिया। माँ जी ने भी प्यार से अनीता को बाहों में ले लिया। वहां मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी ने रेणु से सोने की 5 चीजें लेकर अनीता को वापस दी। ले बेटी, मैंने सोने जैसे दिल वाली बहू पाली, इस सोने की अब मुझे कोई जरूरत नहीं, अब हो सके तो मुझे माफ कर देना। माँ जी ऐसा न कहिए। ये कहकर अनीता, रेणु और माँ जी आपस में लिपट कर रोने लगी। वाह नंदा, तेरी बहू ने तो आज तेरी इज्जत को सूरज की तरह ऊंचा और चमकीला कर दिया है। ऐसी हीरे जैसी बहू जिस पर हो, उसे सोने की क्या जरूरत है। सभी ताली बजाते हैं।